हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग ने कल तक लिविंग वर्ड में कई सारे बातें कर ली थी और जो हमने कल बात की थी उससे हम लोग और आज आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा रिकैप करा देता हूँ जो भी हमने कल बात की थी और उसके बारे में आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ अगर आपको भूल गया होगा तो। रिकैप को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिविंग वर्ड में इंट्रोडक्शन देखा था कि लिविंग क्या होता है। एनसीईआरटी का पहला यही सवाल था, व्हाट इज़ लिविंग। फिर उसके बाद से एनसीईआरटी ने हमसे ये पूछा था कि हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर आप थोड़ा साइंटिफिक वे में सोचें तो ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि लिविंग को ऐसी क्या चीज़ है जो नॉन लिविंग से डिफरेंट बना दे रही है। थोड़ा ये सोचने वाली बात हो जाती है। एनसीईआरटी लिखती है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लिविंग को नॉन लिविंग बीइंग से अलग बना दे रही है। ठीक है, लिविंग बीइंग को एकदम नॉन लिविंग बीइंग से अलग बना दे रही है, दोनों सिमिलर नहीं है। ठीक है, जैसे ये तो हमने कल बात कर ली थी और इसमें कई सारे कैरेक्टर्स आपको बताए गए थे। ग्रोथ बताए गए थे, रिप्रोडक्शन बताए गए थे, मेटाबॉलिज्म की बात हो गई थी और कॉन्शियसनेस की बात हो गई थी। और इन सब के बारे में बात करने के बाद हमें ये पता चला कि जो ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन होता है वो लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। हाँ, लेकिन ग्रोथ की बात करोगे, इनसाइड से बात करोगे तो लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन आपका कोई लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। और इसी में लोग बात करेंगे, मेटाबॉलिज्म की बात कर लेंगे। तो जो मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन आपके बॉडी के अंदर चल रही होती है, हाँ, तो वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग बीइंग का। और कॉन्शियसनेस में मैंने आपको बताया था कि हाँ, वो भी एक लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है। और कुछ स्पेशल पॉइंट बताया था कॉन्शियसनेस में कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके पास क्या होता है, आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। क्या होता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। तो यहाँ तक कल हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी और ये भी कहा था, आपको एक लाइन लिखवाई थी मैंने कि जो बायोलॉजी होती है वो किसकी स्टोरी होती है? स्टोरी ऑफ लाइफ। किस पे? अर्थ पे। बायोलॉजी जो हम पढ़ते हैं वो एक स्टोरी है लाइफ की जो कि अर्थ पे रहती है, या स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो जो भी चीज़ इवॉल्व हुई है या तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं, या जो इस समय हमारे इस समय प्रेजेंट में हमारे अर्थ पर है उनके बारे में हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और बायोलॉजी का ये डेफिनेशन है। तो आज हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो चलो हम लोग आज के क्लास में क्या बात करेंगे। आज के क्लास में सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एनसीईआरटी की कई सारी इंपॉर्टेंट लाइन है, उस पर हम लोग थोड़ा जोर देंगे। अगर आप एनसीईआरटी खोलें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये लाइन पढ़ते वक्त मिलेंगी। तो सबसे पहले एनसीईआरटी की लाइन आ जाती है कि उसमें एनसीईआरटी की लाइन में ये लिखा है कि जैसे कि आप किसी भी लिविंग फिनोमिना की बात कर लोगे, या आप ये जानते हो कि जो भी चीज़ यहाँ पे जीव है, आप पेड़ की बात कर लोगे या किसी भी चीज़ की बात कर लोगे, आदमी की बात कर लोगे, तो हमारी बॉडी कैसे वर्क कर रही है। सबसे पहले ये लिखा है कि जो हमारी बॉडी वर्क कर रही है वो इंटरेक्शन की वजह से वर्क कर रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें इंटरेक्शन में हो रही है जिनकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो क्या कर रही है, वर्क कर रही है। अब ये कैसे इंटरेक्शन है, थोड़े इनके बारे में भी सोचना चाहिए। कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें आपका इंटरेक्शन हो गया, ठीक है, या आपका कुछ टिश्यूज़ हैं वो आपका इंटरेक्शन शो करते हैं, या आप पढ़ते हो कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाना, या फिर आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, सांस बढ़ जाती है। तो सब कुछ जो भी आपके बॉडी में चल रहा है वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है, और इन सब को हम लोग कहते हैं कि हाँ, ये ऑर्गन दूसरे से इंटरेक्ट है। तो जो भी लिविंग बीइंग है वहाँ पे आपको इंटरेक्शन दिखने वाला है, चाहे आपकी उसी की बॉडी में दिखे या दूसरे लिविंग का दूसरे लिविंग के साथ इंटरेक्शन दिखे। अब दूसरे लिविंग का मतलब क्या है कि सपोज करो एक प्लांट है। अब आप तो सोचोगे यार प्लांट तो अपना फूड खुद बना लेता है और हम लोग हैं हेटेरोट्रॉप्स, हम लोग अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। हाँ, तो हम लोग प्लांट पे डिपेंड है, लेकिन प्लांट तो किसी पे डिपेंड नहीं है क्योंकि वो तो अपना फूड खुद बना ले रहा है। तो ऐसा सोचना गलत हो जाता है क्योंकि प्लांट भी डिपेंड करता है। अब आप सोचोगे प्लांट कैसे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है। तो जो आपका प्लांट होता है ना वो डिपेंड करता है आपका माइक्रोब्स पे। अच्छा, ये माइक्रोब्स पे आपका प्लांट डिपेंड क्यों करता है? प्लांट जो आपका माइक्रोब्स पे डिपेंड करता है किस लिए करता है? मिनरल के लिए करता है और न्यूट्रिशन के लिए करता है। एक तो ऐसा प्लांट है जो कि
पाइनस जिसका नाम है वो फंजाई के बिना ग्रो ही नहीं हो सकता। और यही बात रही पॉलिनेशन, जिसके बारे में हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, वो भी प्लांट में किसकी वजह से होता है। अगर लिविंग बीइंग की बात करोगे तो एनिमल की वजह से होता है। तो इंटरेक्शन तो ज़रूरी है, कोई भी चीज़ बिना दूसरे के जीवित नहीं रह सकती है। तो ये एनसीईआरटी में लिखा है कि जो भी लिविंग चीज़ है उनमें आपको इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। और कुछ उसने सेलुलर लेवल पे बात की है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है जो बच्चों को बहुत ही परेशान करती है और समझ में नहीं आती। जो प्रॉपर्टीज होती हैं टिश्यू की, वो आपका प्रेजेंट नहीं होती हैं किसी कंस्टिट्यूएंट सेल में, लेकिन वो एराइज हो जाती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शंस अमॉन्ग द कंस्टिट्यूएंट सेल्स। सर ये आप ये क्या कह दिए, कंस्टिट्यूएंट सेल ये क्या कह दिया आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो ये लाइन कहती है आपका कि जो आपका जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी की बात करोगे तो किसी एक कंस्टिट्यूएंट सेल में नहीं प्रेजेंट होती है। कंस्टिट्यूएंट सेल में उसकी टिश्यू की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएगी। कंस्टिट्यूएंट सेल का मतलब होता है कोई एक सेल, यानी कि वो अभी अकेला है। लेकिन एनसीईआरटी में इसके आगे क्या लिखा, बट एराइज, लेकिन वो एराइज हो जाती है, वो प्रॉपर्टी एराइज हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन, एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द अदर, या तो अमोंग द कंस्टिट्यूएंट सेल। क्या बोला है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टीज होती है वो आपकी प्रेजेंट नहीं होती है। टिश्यू की प्रॉपर्टी किसी भी एक सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन अराइज हो जाती है एज अ इंटरेक्शन अमोंग द कंस्टिट्यूएंट सेल। जब कई सारे सेल मिल जाते हैं तो टिश्यू की प्रॉपर्टी हो जाती है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि जो आपका टिश्यू है वो किससे बना है, सेल से मिलके बना है। और ये जो आपका टिश्यू है उससे क्या मिलके बना है, ऑर्गन बना है। और ऑर्गन से मिलके बना है आपका ऑर्गन सिस्टम बना है। तो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ लिखी है इन सब में आपका इंटरेक्शन पाया जाता है। जब कई सारे सेल में इंटरेक्शन पाया जाता है तो टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब कई सारे टिश्यू एक साथ इंटरैक्ट करके वर्क करते हैं तो ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब कई सारे ऑर्गन मिलकर करते हैं वर्क तो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आया? ऑर्गन सिस्टम जैसे कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब आपके एक ऑर्गन सिस्टम है। इसमें आप खुद गौर करोगे तो कई सारे ऑर्गन कम आ रहे हैं और एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भी है इन सब के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन है, उसके बाद से ये आपका फॉर्मेशन हो रहा है। एक और लाइन लिखी है सिमिलर टू द सिमिलर लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनल्स, लेकिन वो एराइज हो जाते हैं अगर उन्हीं मॉलिक्यूलर कंपोनेंट में आपका इंटरेक्शन दिखने लगे। देखो क्या लिखा है, ऑर्गेनल्स की बात करोगे तो ऑर्गेनल का मतलब होता है कि हाँ भैया जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और भी आपके ऑर्गेनल की बात करोगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, फिर उसके बाद से आपका गोल्गी हो गया। ये जो भी चीज़ें आपके सेल के अंदर पाई जाती हैं जिसके अगल बगल आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनल कहते हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो आपके सेल के अंदर पाई जाए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनल कहते हैं। और एनसीईआरटी में लाइन लिख रखी है कि जो आपके प्रॉपर्टीज होती हैं सेलुलर ऑर्गेनल्स की, वो किसी एक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनल में प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन वो एराइज हो जाते हैं जब सारे के सारे ऑर्गेनल्स वर्क करने लगते हैं साथ में। यानी कि जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो अभी अलग अलग वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर वही साथ में वर्क करें तो इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनल कहेंगे। ठीक है, ये लाइन आपको समझ में आ गई? तो चलो हम लोग और आगे बढ़ते हैं और एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, डाइवर्सिटी, जो कि आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग वर्ड में ही। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड आपका टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी में। तो सबसे पहले एनसीईआरटी ने इसमें कहा है कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे जानवर प्रेजेंट हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े प्रेजेंट हैं, और बहुत तरीके के आपको बर्ड्स देखने को मिलते हैं, प्लांट्स देखने को मिलते हैं। यानी कि हमारे अर्थ पे बहुत ही सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। और इन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, जो अगल बगल आपको दिखने लगती हैं, जो अगल बगल आपको कीड़े दिखते हैं, जो आपको प्लांट्स दिखते हैं, डिफरेंट एनिमल दिखते हैं, इन्हीं सबको हम लोग क्या कहते हैं यार, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और अगर हम लोग ये देखें, एनसीईआरटी में एक रेंज दे रखी है जो कि इंपॉर्टेंट है और आपको लर्न करके रखना चाहिए, कभी भी नीट में पूछ सकता है कि कितने स्पीसीज इस समय प्रेजेंट है। तो इसके लिए लिखा है 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज आपके टोटल प्रेजेंट है इस समय।
अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशन, या जो भी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया उसके हिसाब से, जितने भी ढूंढे गए हैं उसके हिसाब से अभी 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज आपके प्रेजेंट है यार। तो देखो यार, आपने किसी भी चीज को देखा, सपोज करो आप किसी एक अजीब सी चीज को देख रहे हो, आप किसी भी एक अजीब सी चीज को देख रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि वो अभी तक किसी ने ढूंढा नहीं है, किसी ने अभी तक ढूंढा नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसे आइडेंटिफाई करोगे। क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, जब आप उसे आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ ये आपका इंसेक्ट है, या ये आपका इस प्रजाति का एनिमल हो सकता है, या ये आपका बर्ड्स में आएगा, तो आपने इतना आइडेंटिफाई कर लिया। फिर उसके बाद से आप उसका क्या करोगे, फिर आप उनके कैरेक्टर्स को देखोगे। क्या देखोगे? कैरेक्टर्स को देखोगे। अब आपने क्या कर लिया, कैरेक्टर्स भी देख लिए। क्या किया आपने? पहले आइडेंटिफाई किया, फिर उनके कैरेक्टर्स को देखे, फिर उसके बाद से क्या किया आपने, उसका नॉमेनक्लेचर किया। क्या किया? नॉमेनक्लेचर। अब इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो आपने क्या कर लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया, कैरेक्टराइजेशन कर लिया, ठीक है, नॉमेनक्लेचर भी कर लिया। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसे क्लासीफाई कर लेंगे। क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन और नॉमेनक्लेचर, और आपका आ गया क्लासिफिकेशन आ गया। मैं आपको बताता हूँ, प्रोसीजर बता रहा हूँ, ये आपके बहुत आगे काम आने वाला है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, क्या आएगा, कैटेगरीज में आपको डिफाइन करना रहेगा। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होगा वो, उसमें आपको हर जगह आपको किसी न किसी एनिमल को किसी न किसी कैटेगरीज में आपको पुट करना पड़ेगा। तो यही स्टेप आप यूज करोगे। सबसे पहले आप उन एनिमल को आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ ये इस टाइप का जानवर है, फिर आप उनके कैरेक्टर्स को भी देखोगे। जब आप कैरेक्टर्स को देखोगे तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, और उनका आप कैरेक्टर्स और आप उनके डीपली कैरेक्टर देख रहे हो। क्यों डीपली कैरेक्टर देख रहे हो? ताकि आप उनका नॉमेनक्लेचर कर सको। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण करना, ठीक है। जब आप उनके कैरेक्टर्स को अच्छे से पहचान जाओगे तो आप उनको इजली से नेमिंग कर सकते हो। फिर आप उसे क्लासीफाई कर दोगे कि ये मतलब इस फाइलम का है, ये इस फाइलम का है, ठीक है। क्या किया? आइडेंटिफाई किया, फिर उनके कैरेक्टर्स को देखा, फिर उसका क्या नॉमेनक्लेचर कर दिया, फिर हमने उसे क्लासीफाई भी कर दिया। तो चलो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं। और अभी चिंता मत करो, तुम्हें लगेगा कि मैं उल्टा पढ़ा रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं नॉमेनक्लेचर के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि नॉमेनक्लेचर में आपका कई सारी चीज़ें बतानी है, उसमें कई सारे रूल्स आपके आ जाते हैं, उन रूल्स को आपको सीखना है, और उसी रूल्स में आपको इसी रूल्स में आपको नॉमेनक्लेचर करना है। तो चलो सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर्स में रूल्स को देखते हैं। अच्छा, तो देखो यार, ये जो नॉमेनक्लेचर दे रखा है ना, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो ये सवाल, हमें इस नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? हमारा तो वैसे ही काम चल रहा था। मुर्गी बोल दिया, क्या ज़रूरत थी उसको साइंटिफिक नेम देने की? वैसे भी वो याद नहीं होते। हाँ, या कोई और जानवर की बात कर लो, आम की बात कर लो, आम बोल दिया, क्या ज़रूरत थी उसे साइंटिफिक नेम देने की? अच्छा खासा आम बोल रहे थे। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले ये सोचते हैं। देखो, ज़रूरत इसकी इसलिए पड़ी कि ज़रूरी नहीं कि आप इसे आम कहते हो इधर, तो दूसरे देश में भी इसे आम ही कहते हो, या उसे छोड़ो, दूसरे देश की ही छोड़ो, ज़रूरी नहीं कि आपके पूरे इंडिया में उसे आम ही कहते हो, ठीक है। ज़रूरी ये नहीं है कि इंडिया में ही उसे आम कहते हो, उसे कहीं और कुछ और कह सकते हैं, किसी और जगह इंडिया में ही उसे कुछ और कहेंगे। तो अपने जब देश ही में ऐसा हो रहा है कि एक चीज के एक से ज़्यादा नाम हैं, तब कोई भी कंफ्यूजन में आ जाएगा कि मैं वो जो बोल रहा हूँ वो मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, अगर वो दूसरी जगह जाके वही चीज़ बोलता है तो, या जो उसका नेक्स्ट पर्सन है वो समझ नहीं पाएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है। तो इन सबको सिंप्लीफाई करने के लिए साइंटिस्ट ने कहा कि अब हम इनकी नेमिंग करेंगे, और हम जो इनकी नेमिंग करेंगे वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो नेमिंग चेंज नहीं होगी। और देखो, चेंज हो सकती है, ऐसी बात नहीं है,
लेकिन वो किसी सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में चेंज हो सकती है अगर वो कैरेक्टर्स और अच्छे से हम लोग पहचान जाते हैं। और देखो होता क्या है कि देखो चेंजेस तो हो सकते हैं, क्योंकि पहले आप पढ़ते थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे ये सारी बातें। टू किंगडम पढ़ते थे, फिर थ्री किंगडम पढ़ते थे, फिर 5 किंगडम आया। और ये जो किंगडम है वो बढ़ते ही रहेंगे जितना अच्छे से हम लोग किसी भी जानवर को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को समझेंगे। तो देखो नाम में चेंजेस हो सकते हैं। सपोज करो किसी ने गलत कैरेक्टर के हिसाब से नाम रख दिया हो, फिर बाद में पता चल रहा है नहीं गलत नाम रखा गया, तब चेंजेस किए जा सकते हैं, और ऐसे हुए भी हैं। तो चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केस में चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये तो हो गई साइंटिफिक नेम में। साइंटिस्ट ने कहा कि भैया अब हम नाम रखेंगे, तो उन्होंने पहले कहा कि हाँ नॉर्मली तो आपके नेम चेंज नहीं होंगे। और तो और जो जिसको नाम दे दिया गया वो डिसिमिलर हो जाएगा, यानी कि उसके नाम पे कोई और नाम नहीं हो सकता है। सपोज करो ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो इसका नेम ए है, तो इसका नेम ए नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पे, इसका नेम बी ही होगा। अगर होना भी होगा तो सिमिलर नाम कभी भी नहीं हो सकता है। तो चलो इससे तो कंफ्यूजन दूर हो गई। और ये जो भी साइंटिफिक नेम है वो वर्ल्ड वाइड आपके एप्लीकेबल है। तो ये भी प्रॉब्लम आपकी दूर हो गई कि आपके दूसरी जगह पे इंडिया में ही अगर बात कर लो या किसी और देश में बात कर लो तो वहाँ कुछ और कहा जाए, फिर उसी इलाके दूसरे इलाके में कुछ और कहा जाए, तो वो भी प्रॉब्लम इससे चल गई क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड आपका एप्लीकेबल है। तो ठीक है भैया, चलो नेमिंग दे दी। अब ये आता है कि जो आपका नॉमेनक्लेचर है उसके कुछ रूल्स हैं। अब उन रूल्स के बारे में हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, चलो रूल्स के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो रूल्स में सबसे पहला ये रूल है कि जो आपका नॉमेनक्लेचर होता है वो आपका लैंग्वेज जो होता है लैटिन में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? लैटिन में लिखा जाता है। अच्छा, ये लैटिन में ही लिखा क्यों जाता है? सपोज करो ये आपका लैटिन में ही क्यों लिखा गया है, ये थोड़ी सोचने वाली बात हो गई। देखो लैटिन जो है एक आपकी क्या है, डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का ये मतलब है कि इस लैंग्वेज का अब कोई भी यूज नहीं करता है। जब इस लैंग्वेज को कोई यूज नहीं करता है तो इस लैंग्वेज में कोई मॉडिफिकेशन नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? कोई भी आपकी मॉडिफिकेशन नहीं आने वाली है अब इस लैंग्वेज में। जब इस लैंग्वेज में कोई मॉडिफिकेशन नहीं आनी है तो सपोज करो एक कोई, जैसे आप पढ़ते हो ना इंग्लिश में कि एक आपका लैंग्वेज एक आपका मीनिंग है, उसका दूसरा भी मीनिंग हो सकता है, और उसी का सिमिलर कुछ और भी हो सकता है जो जिसका सेम मीनिंग हो। तो ऐसा केस यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है और इसका कोई भी यूज नहीं करता है। जब इसका कोई भी यूज नहीं करता है तो इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं आने वाली है, तो हाँ एक सूटेबल लैंग्वेज है, क्योंकि जो नेम दिया जाएगा उसमें फिर से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो उसके लिए हम लोगों ने लैटिन लैंग्वेज चूज किया। और हम लोग सेकेंड रूल ये है कि जो हम लोग इसको समझते हैं एग्जाम्पल, एक मैंगो के एग्जाम्पल से। तो मैंगो के साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो जैसे मैं इस समय लिख रहा हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा बोल्ड में। और कैसे लिखेंगे आप लोग देखिए इधर, मैंगो और इसका साइंटिफिक नेम जो है मैंगीफेरा इंडिका है। क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। तो सबसे पहले जो आपका एम लेटर है उसको हम लोग कैपिटल में लिखेंगे और फिर यहाँ पे सब कुछ स्मॉल में लिखेंगे, मैंगीफेरा। और यहाँ पे आई जो स्मॉल में है अभी बता रहा हूँ कैसे है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे। देखो ये जो आपका पहला जो बॉक्स में मैंने किया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीनस। और ये जो नीचे इंडिका लिखा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। तो क्या हो गया, एक आपका जीनस हो गया और एक हो गया आपका स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। और जीनस का जो पहला लेटर होता है वो कैसा होगा, कैपिटल होगा। कैसा होगा भैया आपका, ये आपका कैपिटल लेटर में होगा। और स्पेसिफिक एपिथेट का जो पहला लेटर है वो कैसा होगा, स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, मैंगीफेरा का जो जीनस है उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल में होगा और स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर आपका स्मॉल में होगा। और अगर आप इन्हें लिखते हो तो आपको बोल्ड में लिखना पड़ेगा। क्या बोला कि अगर आप इसे लिखते हो तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, बोल्ड में लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे प्रिंट कराते हो तो आपको प्रिंट जो है इटैलिक्स में कराने हैं।
तो आप देखते हो ना कि साइंटिफिक नेम जो आपके किताब में लिखे होते हैं वो प्रिंटेड होते हैं, वो भी इटैलिक्स में होते हैं, इसीलिए होते हैं। और जो आप लिख रहे हो तो बोल्ड में लिखोगे ही लिखोगे और आप उससे अंडरलाइन भी करोगे, ताकि आप उसकी लैटिन ओरिजिन को बता सको कि हाँ ये एक लैटिन ओरिजिन का लैंग्वेज है, लैटिन का लैंग्वेज है, ठीक है, लैटिन डिराइव्ड लैंग्वेज है। तो ये आपके रूल्स थे। और एक और लास्ट रूल ये है कि जैसे देखो जो मैंगो था उसका साइंटिफिक नेम दिए थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम है मैंगीफेरा इंडिका, सॉरी उन साइंटिस्ट का नाम है कैरलस लिनियस, और ये साइंटिफिक नेम था मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। तो ये तो मैंने नेम लिख दिया, एम को कैपिटल में, आई को स्मॉल में, मैंगीफेरा आपका जीनस, इंडिका आपका स्पेसिफिक एपिथेट और नीचे की तरफ आपका अंडरलाइन। ये तो आपके रूल हो गए। और एक लास्ट रूल है कि जो आपका साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जैसे मैंने बताया कि मैंगीफेरा इंडिका नाम जो दिया था कैरलस लिनियस ने दिया था, तो उसका जो उस साइंटिस्ट का नाम हम लिखते हैं लीन, किससे लिया गया है, लीनियस से लिया गया है। कैरलस लिनियस का जो लास्ट वर्ड है उससे आपका लीन यहां से लिया गया है, और लीन के बाद से डॉट है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे आप लोग लिखते हो ना कि हम लोग स्पेसिफिक लिखना होता है तो स्पेसिफिक डॉट कर देते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। जैसे कोई भी चीज़ बड़ी है अगर उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लिख के उस पर डॉट कर देते हैं, ताकि हम बाद में समझ भी जाता है कि हाँ हमने ऐसे लिखा है और मुझे पता है कि मैंने लिखा है। या कई सारे ऐसे आपका लेटर्स भी आते हैं इंग्लिश में जिनको ऐसे ही लिखा जाता है, तो बड़े बड़े होते हैं तो उनका हम लोग शुरुआत का कुछ वर्ड लिखते हैं फिर डॉट लगा देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एब्रीवेट फॉर्म। क्या कहते हैं, एब्रीवेट फॉर्म, एब्रीवेट फॉर्म। तो लीनियस को हम लोग समझाने के लिए लीन लिखते हैं और फिर आगे डॉट लगा देते हैं, यही रूल है। तो आपको रूल पूरा समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं रूल बता देता हूं कि आप कैसे लिखोगे। पहला तो ये लैटिन ओरिजिन है, दूसरा कि आपका एक तरफ जीनस हो जाएगा और एक की तरफ ये आपका स्पेसिफिक एपिथेट हो जाएगा। जीनस का पहला लेटर कैसा होगा, कैपिटल में होगा, स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर स्मॉल में होगा। अगर आप लिख रहे हो तो बोल्ड में लिखोगे, लेकिन अगर आप प्रिंट करा रहे हो तो इटैलिक्स में कराओ, और लिखते वक्त आपको नीचे अंडरलाइन करना पड़ेगा। प्रिंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, और आपको लास्ट में साइंटिफिक नेम का एक एब्रीवेट फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो ये तो आपके रूल्स की बात हो गई, और यहीं पे आपके रूल्स खत्म होते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग इसके आगे बात कर लेते हैं आपका क्लासिफिकेशन की। तो मैंने बताया था कि नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी, आपको पता भी चल गया कि नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी कि एक ही जानवर के या कोई एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नाम दे दिए गए थे, इससे और कंफ्यूजन बढ़ रहा था, सॉल्यूशन कुछ नहीं मिल रहा था, तो इसके लिए हमें नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी। फिर आता है आपका क्लासिफिकेशन। तो अब सवाल यह भी हो सकता है कि क्लासिफिकेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। देखो क्लासिफिकेशन के बिना भी काम चल रहा था। कब तक चल रहा था, जब तक आपके जो डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म थे वो कम थे, या डिस्कवर्ड स्पीसीज जो थी वो कम थी, तब तक तो आपका काम चल जा रहा था कि हाँ चलो हम एक एक करके ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ ले रहे हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपके स्पीसीज के नंबर बढ़ने लगे, अब ये देखो यार, ये 1.7 से लेके 1.8 मिलियन जो है ये कोई छोटा नंबर नहीं होता है, ठीक है, ये कोई एक छोटा नंबर नहीं है यार, ये बहुत ही बड़ा नंबर है। तो इनको आसानी से पढ़ने के लिए हम लोग ने क्या किया, क्लासिफिकेशन लाया। अब आप सोच रहे हो कि इससे आसानी कैसे हो गई, हमें तो और फाइलम के नाम रटने पड़ते हैं, उसमें फाइलम के नाम रटो, फिर किंगडम में क्लासीफाई करो तो उनके नाम रटो, इस फैमिली के नाम रटो। तो आसानी कैसे हो गई, देखो आसानी कैसे हो गई कि अब हमको एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं पढ़ना होता है। हम लोग करते क्या है कि जो सबका सिमिलर कैरेक्टर मिलता है या जो सबकी एक सेम खूबियां मिलती हैं, उनको हम लोग एक अलग फाइलम में रख दिया, या अलग किंगडम में रख दिया, या अलग क्लास में रख दिया। समझ गए ना, कि जिनकी खूबी एक जैसी मिलती है उनको सेपरेट कर दिया। जैसे एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है, और ऑब्वियसली मैं ये कहूँगा कि नीट में आ भी सकता है, तो इस लाइन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या दे रखा है, इंसेक्ट जो होता है
उनमें आपका क्या होता है, 3 पेयर ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। और नीट में पूछेगा क्या, नीट में ये पूछेगा कि आपके कितने पेयर आपके ज्वाइंटेड लेग्स हो सकते हैं। तो कितने होंगे, 3 पेयर आपके ज्वाइंटेड लेग होंगे। 3 पेयर बोल रहा हूं, 3 नहीं 3 पेयर है भैया, ध्यान देना इस पे, 3 पेयर। तो मैंने क्या बताया था कि 3 पेयर ज्वाइंटेड लेग्स होंगे। तो कोई भी चीज या कोई ऐसी चीज जिसके 3 पेयर ज्वाइंटेड लेग्स हो, उन्हें हम लोग इंसेक्ट कह सकते हैं। समझे आप, ये क्लासिफिकेशन हो गया कि अगर आपको इंसेक्ट कहना है तो कोई ऐसी चीज जिसके 3 पेयर ज्वाइंटेड लेग्स हो, आप उन्हें इंसेक्ट कह सकते हो बेधड़क। इससे कितनी आसानी हो गई कि आपको उस पूरे ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ रहा, एक एक कैरेक्टर्स को नहीं देखना पड़ा। हाँ, इसकी आंख ऐसी है, इसका पैर ऐसा ऐसा, कुछ आपको नहीं देखना पड़ रहा। किसी एक ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करो और दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करो, उनमें सिमिलरिटी मिल रही है तो उनको एक अलग क्लासिफाई कर दो, उन्हें एक अलग जगह पर रख दो, उन्हें सेपरेट कर दो। तो इस तरह हमारी क्लासिफिकेशन हेल्प करता है और इसने क्या किया है कि हमारा बर्डन कम किया है। तो अब हमें सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में एक एक करके नहीं पढ़ना होता, किसी एक फाइलम के बारे में पढ़ लिया और उसमें जितने भी एग्जाम्पल आते हैं उन सब में ये सिमिलर कैरेक्टर पाए जाते हैं। किसी एक का नाम लो, दूसरे में भी यही कैरेक्टर पाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, क्लासिफिकेशन ने हमारी थोड़ी लाइफ इजी बना दी। तो चलो और आगे इसमें बात करते हैं। मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी में थोड़ी कंफ्यूजिंग लाइन दे रखी है और यहां से जो भी चल रहा है उस पर आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहां पे बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो लाइन ये दे रखी है कि जो आपका डॉग होता है, या तो कैट की बात करोगे, इंसेक्ट की बात करोगे, या आप एनिमल्स की बात कर लोगे, इन सबको हम लोग ने क्या किया, इन सब के लिए एक साइंटिफिक टर्म दिया। ये एक आपकी कैटेगरी ही तो है। अगर आपको इंसेक्ट कहना है तो 3 पेयर ज्वाइंटेड लेग्स होने चाहिए, कैट होने तो ये कैरेक्टर होने चाहिए, डॉग है तो ये कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, या आपका वीट है तो ये कैरेक्टर होना चाहिए, अगर आपका एनिमल है तो सेल वॉल नहीं होनी चाहिए। ये सारे कैरेक्टर इसी तो है, सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं। तो इन जितने भी कैटेगरीज हैं, ये जो भी आपकी कैटेगरीज जो यहां पे दे रखी हैं, डॉग हो गया, कैट हो गया, इंसेक्ट हो गया, या आपका एनिमल हो गया, या तो आपका प्लांट हो गया, जितनी भी ये कैटेगरीज हैं, इन सबको एक साइंटिफिक टर्म दिया गया है और उस टर्म का नाम क्या है, टैक्सा। तो सिंपल सी बात ये है कि जो हम लोग कैटेगरी कहते हैं, उन लोग को साइंटिस्ट लोग उससे क्या कहते हैं, टैक्सा कहते हैं। सिंपल सा इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, तो यानी कि आप ये देखो कि जो आपका टैक्सा है वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है। कैसे, प्लांट है एक अलग कैटेगरी हो गई, और उस प्लांट के अंदर कई सारे प्लांट आते हैं यार, उस प्लांट में भी आप कई सारे क्लासिफिकेशन कर सकते हो। जैसे एनिमल में देखो, इधर हुआ है, एनिमल में ये सारे आपके आते हैं, डॉग आ गया, कैट आ गया, आपका इंसेक्ट हो गया, सब आ रहे हैं। लेकिन डॉग एक अलग चीज हो गई, कैट एक अलग चीज हो गई, इंसेक्ट एक अलग चीज हो गया। ठीक है, तो एक तरफ आपका एनिमल्स हो गए, एक तरफ आपके प्लांट हो गए। तो जो आपका टैक्सा हो गया वो आपका क्या दिखाता है कि ये आपका दिखाता है कि कई सारी कैटेगरी बन सकती है एक अलग अलग लेवल पे। मैंने आपको एग्जांपल पे बताया ही था कि कई सारी कैटेगरी आपकी बन सकती है अलग लेवल पे। ठीक है, और ये जो आपका टैक्सा होता है ना, एक लाइन लिख रखी है एनसीईआरटी में कि कैरेक्टर्स के बेसिस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई किया गया है। कैरेक्टर्स के बेसिस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई किया गया है, उससे हम लोग टर्म दिए हैं क्या, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, कैरेक्टर्स के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके एक अलग और स्पेसिफिक लेवल के टैक्सा पे क्लासिफाई करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका टैक्सोनॉमी कहते हैं। देखो यार, टैक्सोनॉमी करनी है आपको तो मतलब आपको कई सारे कैरेक्टर्स को देखने पड़ेंगे यार। जैसे आप क्या देख सकते हो, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख सकते हो, इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हो उस ऑर्गेनिज्म का, या आप उसके
हाव भाव से पता कर सकते हो, नेचर के साथ उसका कैसा हाव भाव है या उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ये सब चीज़ें जो भी है ये सब आपका कैरेक्टर्स है। और एक ये आपकी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अगर आपको किसी भी एक टैक्सोनॉमी की स्टडीज़ करनी है। अगर आपको किसी भी टैक्सोनॉमी की स्टडी करनी है, उसके बारे में पढ़ना है, तो आपको जरूर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के बारे में पता होने चाहिए। तो मैंने क्या क्या बताया था, तो कैरेक्टराइजेशन की बात कर लोगे, आइडेंटिफिकेशन की बात कर लोगे, क्लासिफिकेशन की बात कर लोगे, नॉमेनक्लेचर की बात करोगे, ये चारों ही चीजें टैक्सोनॉमी की बेसिस है, टैक्सोनॉमी की जड़ है। क्या है? टैक्सोनॉमी की जड़ है कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहले आप उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी समझो। आइडेंटिफिकेशन, अरे उनके बारे में जानो, इनको हम किस में रख सकते हैं, आइडेंटिफाई करो उन्हें। क्लासिफाई करो, उन्हें अलग अलग फाइलम में रखो या अलग अलग किंगडम में रखो या अलग अलग कैटेगरी, इंसेक्ट में रखो, एनिमल में रखो। क्लासिफिकेशन किया, उनका नेमिंग भी करो, नॉमेनक्लेचर। और ये जो भी चीजें बताई गई, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सारी की सारी चीजें टैक्सोनॉमी की जड़ है। या तो कह दे कि टैक्सोनॉमी जो है इन्हीं से है। किन से है? आइडेंटिफिकेशन, फिर क्या बोला था मैंने? कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, फिर क्या था? एक आपका क्लासिफिकेशन, फिर एक आपका क्या था? नॉमेनक्लेचर। ये जो भी चार चीजें हैं, अगर आपके टैक्सोनॉमी है तो इन्हीं चारों से है। अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्यों इन्हीं से है ये टैक्सोनॉमी, क्योंकि जब तक आपको उन एनिमल्स के बारे में सही से पता नहीं चलेगा तब तो आप टैक्सोनॉमी बना ही नहीं पाओगे। टैक्सोनॉमी है क्या? अरे कई सारे टैक्साई तो हैं इसमें। टैक्सा है द डिफरेंट लेवल, इन्हीं को तो हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। और टैक्सा क्या है? आपका एक रैंक देना, कैटेगरी देना। कब आप उन्हें कैटेगरी दे पाओगे? जब आप उनको आइडेंटिफाई करोगे, उनके कैरेक्टर्स के बारे में जानोगे, उन्हें क्लासिफाई करोगे, उनका नेमिंग करोगे, तब आप उन्हें किसी कैटेगरी में रख पाओगे। और वही तो आपके टैक्सोनॉमी की बेसिस होती है। तो आप ये सोच रहे होगे कि टैक्सोनॉमी यार बहुत ही कुछ नया चीज़ है, कि पहले तो ये होता ही नहीं होगा, पर ऐसा गलत है। इसके लिए भी एनसीईआरटी ने लाइन लिखा है कि टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टैक्सोनॉमी कोई नई चीज नहीं है। ह्यूमन बीइंग की तो पहली सी ही आदत है कुछ नया जानने की। ठीक है, तो जो आपका अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था ना, वो इसी पे था। जो आपका अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन हुआ था, कैसे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, वो किस पे था कि यूजेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म पे। सपोज करो कि आपका जो नीम प्लांट है वो किस लिए होता है? मेडिसिनल प्लांट है। कैसा प्लांट है? मेडिसिनल प्लांट है। या टर्मरिक प्लांट हो गया तो वो भी आपका एक मेडिसिनल प्लांट है। तो इनका यूजेस क्या? एक मेडिसिनल प्लांट है। इनके बेसिस पे सबसे पहला क्लासिफिकेशन हुआ था। तो देखो आप, उस समय भी तो इसे हम लोग टैक्सोनॉमी कह सकते हैं, जो कि इस समय हम लोग साइंटिफिक वे में कह रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग और आगे बात करते हैं तो आपको यह पता चलता है कि कुछ सिस्टमैटिक्स के बारे में भी एनसीईआरटी ने कह रखा है। तो सिस्टमैटिक्स जो टर्म है वो कहां से लिया गया? आपका लैटिन ओरिजिन टर्म है। और ये जो है आपका जो लैटिन लैंग्वेज है, इसमें आपका जो सिस्टेमा, ये जो सिस्टम है, सिस्टेमा, इसे हम लोग सिस्टेमा कहते हैं लैटिन में। इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। और लीनियस की बात करोगे, एक इंपॉर्टेंट लाइन जो कभी भी आ सकती है नीट में, उसने क्या किया था? सिस्टेमा नेचुरी, उसकी एक बुक है ये, एज ए टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। उसने अपनी जो बुक है वो इसी के नाम पे रखी है, सिस्टेमा नेचुरी। उसकी एक बुक की नाम है ये, सिस्टेमा नेचुरी। और वो आपके क्या है? उसकी बुक की पब्लिकेशन की टाइटल है, यानी कि उसका नाम है। ठीक है, और ये सिस्टमैटिक्स होती है ना, काम कैसे करती है? ये काम करती है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है?
देखो, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जैसे आप सुनते हो ना कि जो छिपकली है पहले के समय एकदम शुरुआत में वो डायनासोर हुआ करते थे, इस समय इवॉल्व हो गए। तो ये कहा जाता है ना कि जो छिपकली है उनके जो क्या कहते हैं एंसेस्टर हैं वो आपके डायनासोर्स थे। तो एक ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। हाँ, इनके एंसेस्टर ये थे, इनके एंसेस्टर ये थे, जो भी चीज़ें आई हैं वो उनसे आई हैं, और ये सब आपका जो भी कनेक्शन कहता है ना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई।